टॉक खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। हर दिन नए नए खुलासे और एंगल से जांच का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस और एसआईटी अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरह से फेल रही है कि आखिर संवेदना के साथ हुई दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था। परिवार के आरोपों को भी एसआईटी तरजीह नहीं दे रही और यही वजह है कि पुलिस अब तक ना तो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को ढूंढ पाई, ना ही इससे तो देखिए एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है छात्रा को लेकर के कि एसआईटी का बड़ा खुलासा कि एंटी डिप्रेशन जो दवा है वो खरीदी गई थी और 26 दिसंबर को ये दवा खरीदी गई थी, जो एसआईटी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आज भी एसआईटी परिजनों से इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। तो नीट छात्रा मामले में अपडेट दे रहे हैं, जहां नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में ये बड़ा खुलासा एसआईटी सूत्रों के हवाले से, एसआईटी का ये बड़ा खुलासा इस छात्रा को लेकर के, और कहा यह जा रहा है कि एंटी डिप्रेशन दवा खरीदी गई थी। तो देखिए ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस संदिग्ध मौत मामले को लेकर के लगातार जो जांच है वो चल रही है। और इस बीच एसआईटी सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्रा ने एंटी डिप्रेशन दवा खरीदी थी और एसआईटी की अब नई कहानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संवेदना से रेप का दवा का संबंध क्या है। क्या दोषियों को बचाने में एसआईटी की जो टीम है वो जुटी हुई है। तो ये कई ऐसे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस दिशा में ये पूरी जांच जा रही है, क्योंकि अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। तो पटना में जहानाबाद की छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी और मौत मामले में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, इससे भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दरिंदों को बचाने के लिए क्या कोई नई कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है। सवाल कई जो है वो खड़े हो रहे हैं कि डिप्रेशन की दवा का दरिंदगी से संबंध क्या है। तो ये कई ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं और उस छात्रा के साथ दरिंदगी से इसका वास्ता क्या है। पीएमसीएच की रिपोर्ट ने जो पुलिस के रवैये और कार्यशैली पर सवाल उठाए, उस पर एसआईटी ने क्या किया। आखिर छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के मामले की जांच के बजाय एसआईटी उस छात्रा के इतिहास और व्यवहार पर पीएचडी क्यों कर रही है। ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं एसआईटी की पूरी कार्रवाई का दिखावा उन दोषियों को बचाने के लिए तो नहीं है जिन्होंने संवेदना को नोच नोच कर मार डाला। तो देखिए कहीं एसआईटी उन हैवानों को सारे सबूत नष्ट करने का भरपूर मौका तो नहीं दे रही है। ऐसे कई जो सवाल हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो संवेदना की मौत पर ये सुलगते सवाल है और इन सवालों का जवाब आखिर कौन तलाश है। जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच में लगी है, पुलिस प्रशासन अलग लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस रास्ता दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, कई ऐसे अनसुलझे सवाल, या तो इस मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, जो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। अभी स्पष्ट रूप से समझाइए कि कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या हो रहा है। देखिए अभी जो एसआईटी की टीम जो है वो अलग अलग टीमें जो है वो अलग अलग दिशा में जांच पड़ताल कर रही है और इसी क्रम में चौथे दिन जो है वो कल एसआईटी की टीम जो है जहानाबाद पहुंची थी। उस दुकान पे पहुंची थी, मेडिकल शॉप पे, जहां से संवेदना ने जो है वो एंटी डिप्रेशन जो है वो दवाएं खरीदी थी। एक दो नहीं बल्कि 6 दवा की जो स्ट्रिप है वो खरीदी थी। ये बातें जो है वो तब सामने आई जब हॉस्टल पहुंची एसआईटी की टीम और वहां से जो एंटी डिप्रेशन दवा की जो स्ट्रिप जो है वो संवेदना के कमरे में रखे हुए जो पाए गए थे, यूज किए हुए जो स्ट्रिप्स थे वो खाली स्ट्रिप जो है वो रखे पाए गए थे। और उसके बाद जो उसका बैच नंबर जो है उसको खंगाला गया और उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि ये दवा जो है वो जहानाबाद की एक दुकान में सप्लाई की गई है और वहां से
ये बिक्री हुआ है। फिर ये एसआईटी की टीम जो है वो जहानाबाद पहुंची। जहानाबाद जाकर के वहां पे उस दुकानदार से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दुकानदार ने बताया कि हाँ, ये दवा जो है हमारी दुकान से ही बिकी है, और एक लड़की जो है वो आई थी और वो दवा लेकर के गई। जब एसआईटी ने पूछा कि एक साथ 6 एंटी डिप्रेशन दवा की जो स्ट्रिप्स आपने कैसे दे दिए, क्या लड़की के पास दवा के जो प्रिस्क्रिप्शन थे, पुर्जा थे, डॉक्टर के जो है वो लिखी हुई पुर्जे थे, तो उस पर दुकानदार ने कुछ नहीं कहा, गोल मोल घुमाने की कोशिश की। और फिर जो है एसआईटी की टीम जो है वो आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी। आज भी जो एसआईटी की टीम जो है वो अलग अलग टीमें अलग अलग जगह जाकर करके पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा मामला जो है वो तब सुर्खियों में आया जब मृतक के जो परिजन है उन्होंने ये आरोप लगाया कि उसकी बच्ची की हत्या की गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आंशिक रूप से इस बात से इनकार नहीं किया गया कि जो संवेदना है उनके साथ रेप नहीं हुआ है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक के साथ जो है वो घिनौने कृत्य किए गए हैं। फिलहाल जो एसआईटी है वो उस बिंदु पर भी जांच कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो अब जांच के दायरे में है। एम्स जो है, एम्स मेडिकल बोर्ड इसकी जो है सत्यता जानने की कोशिश कर रही है। तो और जब एम्स का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसको आधार बनाया नहीं जा रहा है। इस मामले में प्रशासनिक तौर पर पहले ही गड़बड़ियां हुई, इसके बाद से एसआईटी गठित की गई, लेकिन एसआईटी अब ठीक तरीके से ना जांच कर पा रही इस पूरे मामले का, तो फिर आखिर इसके ऊपर कौन जांच करेगा और कौन इसकी देखरेख करेगा? देखिए, ये सीधे तौर पे ये कहना जल्दीबाजी होगा कि जांच सही नहीं हो रही है या जांच जो है उसको भटकाया जा रहा है, क्योंकि एसआईटी अपना काम कर रही है। मेडिकल बोर्ड जो है वो प्रमाणित करेगा कि जो पीएमसी का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कितना सही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें सीधे तौर पे ये उल्लेख है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये समझने की बात है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके साथ दरिंदगी हुई है, मृतका जो है उसके साथ दरिंदगी हुई है। न ही उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो संवेदना है उसके साथ रेप हुआ है। तो एक आशंका जताई गई है और उसी की सत्यता को जानने के लिए जो मेडिकल बोर्ड है एम्स का वो अब जांच कर रही है। जब मेडिकल बोर्ड की जो एम्स की जो टीम है वो जांच कर लेगी, उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएंगे, तब पूरे तौर पे ये साफ हो पाएगा कि संवेदना के साथ जो है वो दरिंदगी हुई, कि हद तक दरिंदगी हुई या नहीं हुई है। फिलहाल जो एसआईटी की टीम जो है वो तमाम बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और खुद डीजीपी जो है विनय कुमार वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अनुसंधान की जो जानकारियां हैं वो हासिल कर रहे हैं। आईजी पटना जो जितेंद्र राणा वो भी एसआईटी के लगातार संपर्क में हैं और दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि आप कैसे इस जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी क्रम में अब ये बात सामने आ गई है कि जो संवेदना है वो एंटी डिप्रेशन की दवा अब उसने खरीदी थी, अमित, लेकिन जो एंटी डिप्रेशन की जो थ्योरी एक तरफ से दी जा रही है इस टीम की तरफ से, लेकिन वो दवाई खाना, दूसरी तरफ रेप की जो बात सामने आई, दोनों का कनेक्शन क्या है जिसको जोड़ रही है ये टीम? देखिए, यहाँ पे ये समझना होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये भी बात सामने आई कि लड़की ने नशीली दवा का सेवन कर रखा था और वो दवा जो है वो एंटी डिप्रेशन की थी या नहीं थी, इसकी भी अब जांच होगी। क्योंकि जो संवेदना है उसके जो यूरिनरी पार्ट जो है वहाँ से ये जहरीली दवा का जो अवशेष जो है वो मिले थे, नस्ली दवा के अवशेष मिले और इस बात का उल्लेख जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है। ये भी उसमें आशंका जताया गया है कि इसके साथ दरिंदगी होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि जो पटना पुलिस जो है वो उस पर आरोप लगे कि सही दिशा में जांच नहीं की। अब जाकर के डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, मेडिकल बोर्ड अपनी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये प्रमाणित होगा कि जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमसी की तरफ से जारी किया गया वो सही थे या सिर्फ संभावना तक ही वो बातें सीमित थी। रेप हुआ नहीं हुआ इसके प्रमाणिकता जो है वो एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो सामने आएगी। लेकिन जहां तक बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में पटना पुलिस का जो रवैया था वो ढुलमुल रहा और यही वजह रही कि ये मामला इतना पेचीदा हुआ कि एसआईटी का गठन करना पड़ा। मेडिकल बोर्ड से पुनः जो रिपोर्ट है पीएमसी की उसकी सत्यता की जांच करवाने की नौबत आई। अभी एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है, एफएसएल भी मदद कर रही है, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख पा रहा है। आखिर ये लैप्स क्यों हो रहा है? देखिए, ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है,
चूंकि जो है एफएसएल की टीम का अपना जांच का तरीका है और वो एसआईटी के संपर्क में नहीं रहता है। जो हमारे अधिकारी से बात हुई है अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया है साफ तौर पे, और आगे पहले भी जो हमने रिपोर्ट इस तरह की करी है, तो एफएसएल का दायित्व जो है वो कोर्ट के निर्देश पे चलता है। कोर्ट जो है वहाँ रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ना कि डे टू डे की रिपोर्ट जो है एफएसएल बताती है कि ये जांच हमने किया, इसमें ये बातें सामने आई। एसआईटी का अपना दायरा होता है, एफएसएल की अपनी काम क्रिया जो है वो अपने कार्यशैली होती है। और जहाँ तक बात रही मेडिकल बोर्ड की, तो उनकी अपनी, यानी कि 3 तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये इस बात पर सीधे तौर पे कहना कि जांच जो है वो सही दिशा में नहीं हो रहा है, ये थोड़ी जल्दीबाजी होगी। डीएनए और विसरा होगा ये तीनों की प्रक्रिया अपनी अपनी है, चाहे एफएसएल की हो, चाहे मेडिकल बोर्ड की हो, या एसआईटी की हो। जी, डीएनए और विसरा रिपोर्ट को लेकर भी सवाल है कि कितना इंतजार करें। देखिए, डीएनए को लेकर के साफ तौर पे जो सीआईडी के एडीजी हैं पारसनाथ, उन्होंने कहा था कि 4 से 5 दिन समय लगेगा, तो कल वो समय जो है वो लगभग पूरा होगा और डीएनए का रिपोर्ट जो है वो एफएसएल की तरफ से ही आएगा। और एक टीम जो है भागलपुर भी गई थी, कुछ चीजों की, कुछ जो साक्ष्य थे उसकी जांच के लिए, वो जांच करवा करके टीम वापस लौट आई है। और अब पूरे तौर पे समेकित किया जाएगा तमाम रिपोर्ट्स को जो एफएसएल के द्वारा किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, चाहे एग्जिबिट की बात हो या फिर जो डीएनए की बात हो। सभी को एकत्रित करने के बाद डायरेक्टर जो है उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे, जो जांच रिपोर्ट है उसको सीलबंद करेंगे और फिर वो जांच रिपोर्ट जो है वो सीधे कोर्ट में सबमिट की जाती है। ये कहना है जो जानकार हैं, इस कानून के जानकार हैं, वो भी बता रहे हैं इस बात को कि वो ऐसा नहीं कि एसआईटी से साझा किया जाता है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है विस्तृत जानकारी जो है वो एसआईटी के द्वारा या पटना पुलिस के द्वारा दी जाएगी। अगर इसमें कोई बयान आएगा, अगर कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो मुख्यालय स्तर पे होगी। चूंकि डीजीपी ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी का गठन किया है, तो उनको डे टू डे रिपोर्ट जा रही है। एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट होगी। चले, बिल्कुल। तो कई सवाल अभी भी हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार इस खबर पर आप अपडेट लेते रहिए और लगातार इस खबर पर बने भी रहेंगे। लेकिन चलिए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। खबर गोड्डा से, जहां की पथरगामा क्षेत्र की पुलिस ने जज की पत्नी पर गोली चलवाने के मामले का खुलासा किया है। एसआईटी ने मामले की जांच करते हुए बिहार के भागलपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया है और पूछताछ में महिला के पति यानी जज संतोष पर गोली चलवाने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया है। पत्नी की शिकायत के बाद आरोपी जज पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर गोड्डा से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां महिला के परिजन का ससुराल वालों पर कई आरोप है और बता दें कि पूछताछ में महिला के पति यानी जज संतोष पर गोली चलवाने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया है। पत्नी की शिकायत के बाद आरोपी जज की एफआईआर अब दर्ज की गई है और पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उद्भेदन के क्रम में पता चला कि उस महिला का अपने पति जो बिहार में मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ तलाक और मेंटेनेंस का केस यहाँ गोड्डा न्यायालय में चल रहा है। उसी केस में वो उस दिन आई हुई थी और वो वापस लौट रही थी, जिसके लौटने के क्रम ये घटना घटित हुई है। इसमें जो एसआई टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके और जो छापेमारी किया गया है, इसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। गाड़ी जांच के दौरान ये मुठभेड़ होती है। जहानाबाद की सीमा पर मुठभेड़ हुई। लॉरेंस गैंग का ये अपराधी बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग का शूटर है परमानंद यादव। पुलिस पर गोलीबारी करने का आरोप है। हथियार के साथ परमानंद गिरफ्तार किया गया। झारखंड के लातेहार का रहने वाला ये परमानंद है। बिहार और झारखंड में लॉरेंस गैंग परमानंद संभालता है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की कार्रवाई हुई है, तो गाड़ी जांच के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। इसके रोकने के बावजूद वो निकलने लगा। इसी बीच में उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उक्त अपराधकर्मी का नाम परमानंद यादव ये पता चला है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। यह इसके विरुद्ध 17-18 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट
तमाम प्रकार के कांड है। इसका संबंध राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा है और यह भी पता चल रहा है कि राहुल सिंह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संबंधित है। यह अपराधकर्मी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई उसके हिसाब से विदेश यात्रा भी कर चुका है। एक बहुत बड़े नेक्सस से इसका संबंध प्रतीत होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो देखिए, इस पूरे मामले को जो जज ने पत्नी की सुपारी दी उस मामले को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, गोड्डा में जज की पत्नी वंदना पर गोली चलती है। भागलपुर के जेल एनएमसीएच में गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया जाता है। महिला के परिजन का ससुराल वालों पर यह गंभीर आरोप भी लगता है। जज पति संतोष कुमार शाह पर हमला कराने का आरोप लगता है। जज पति पर ही पत्नी की सुपारी देने का भी आरोप लगता है। तो संतोष कुमार शाह और पत्नी के बीच ये विवाद था और फैमिली कोर्ट में ये केस जो है वो चल रहा था। तो पत्नी की सुपारी मामले में बवाल बढ़ा तो एसपी के निर्देश पर अब एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 3 आरोपी को भागलपुर से गिरफ्तार किया। जज पर पत्नी की सुपारी देने का आरोप लगा। और गोड्डा से अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो पत्नी की सुपारी देने का मामला सामने आया है, जज ने दिया, अभी अपडेट क्या है इस मामले पर? आवाज आप तक आ पा रही है? सुपारी मामले में अपडेट क्या? हेलो, अपडेट क्या है सुपारी मामले में, क्या जानकारी? मामला जहां तक पुलिस ने खुलासा किया है कि जब सीसीटीवी खंगाला गया घटना के बाद, तो वहां पर कुछ संदिग्ध लोग दिखे गए। उसके बाद जब उसकी पहचान हुई तो आरिफ मोहम्मद नाम के जो भागलपुर के निवासी हैं उसे गिरफ्तार किया गया, जो पहले से आपराधिक मामलों में संलिप्त रहता था। तो उसने पूरे मामले का खुलासा किया और उसी के घर में वो नकाब और वो तमाम वो चीजें जो है घटना में प्रयुक्त वो जो उपलब्ध हुआ है। तो उसके बाद उसके जांच से पता चला कि 2 लाख रुपए की सुपारी उसको दी गई थी। वंदना जो है पीड़ित, उसके पति जज के द्वारा उन्हें 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और तमाम ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। जी, चलिए, शुक्रिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद अब जो बाकी लोग और उसमें बचे हुए हैं, एसपी का कहना है कि अभी 3-4 और लोग उसमें संलिप्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। और जमुई से बड़ी खबर, जहां टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। झाझा जसीडीह रेलखंड की घटना है। घोड़ापारन स्टेशन के पास से पथराव होता है। शरारती तत्वों पर पथराव का आरोप लगा। इसी बोगी की खिड़की का शीशा टूटा। घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। आरपीएफ और जीआरपी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। झाझा जसीडीह रेलखंड की घटना बताई जा रही है। घोड़ापारन स्टेशन के पास पथराव हुआ। शरारती तत्वों पर पथराव का आरोप लगा है। इसी बोगी की खिड़की का शीशा टूटा है। घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो झाझा जसीडीह रेलखंड की घटना बताई जा रही है। जमुई से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घोड़ापारन स्टेशन के पास ये घटना हुई और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। हालांकि अब यात्रियों में भी एक डर बना हुआ है इसको लेकर। जमुई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पथराव की तस्वीरें देखिए। शीशे आपको इस बोगी के टूटे हुए नजर आ रहे होंगे। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जराईकेला किरीबुरु थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। वरीय अधिकारियों ने अब तक पुष्टि नहीं की है। नक्सलियों के हताहत होने की सूचना भी सामने आ रही है। तो चाईबासा से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से अधिकारियों ने अब तक हालांकि पुष्टि नहीं की है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बात कही जा रही है। वरीय अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। नक्सलियों के हताहत होने की भी सूचना है। तो सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। जराईकेला किरीबुरु में मुठभेड़ की बात कही जा रही है। अधिकारियों ने अब तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नक्सली हताहत हुए हैं, जिसकी सूचना मिल रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, इस मुठभेड़ की बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं, आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए, अभी सुबह से ये चर्चा है कि सारंडा के छोटा नागरा और किरीबुरु के बीच सारंडा जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ आज सुबह हुई है, ऐसी चर्चा है। और इसमें ये भी चर्चा है, सूत्रों से खबर ये भी मिल रही है कि नक्सलियों के हताहत होने की भी खबर चर्चा में है। लेकिन जिला के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वरीय पुलिस पदाधिकारी, उनके द्वारा अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। संभवतः वो सुदूर क्षेत्र है तो मोबाइल नेटवर्क की भी कमी है सारंडा क्षेत्र में, जैसे सुरक्षा बलों के साथ पुलिस का संपर्क भी जल्द हो नहीं पाता है, इसलिए वरीय अधिकारी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है और जो चर्चा है कि आज सुबह ये मुठभेड़ हुई है और इसमें नक्सलियों के हताहत होने की भी खबर है। 2 दिन पहले ही सीआरपीएफ के डीजी चाईबासा दौरा किए थे और यहाँ झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों के साथ उन्होंने एक अहम बैठक की थी। और उस दौरान भी हालांकि डीजी ने मीडिया को संबोधित नहीं किया था, लेकिन एसपी के द्वारा उस समय बताया गया था कि जिले को और सारंडा को कैसे नक्सल मुक्त किया जाए, इसको लेकर आगे क्या काम करना है, इस पर रणनीति बनाई गई है और बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। जी, चलिए, शुक्रिया। डीजी का बिल्कुल सारंडा दौरा भी था, लेकिन वो स्थगित हो गया था। जी, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।